वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं 51 नंबर से क्वेश्चंस को। हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर में केमिस्ट्री के। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अगले क्वेश्चन पर ही आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं। मैग्नीशियम के दहन से यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके देखिए, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम कौन से वर्ग में आता है। सेकंड में। सेकंड में आता है ना मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ये रहा। अब आपसे पूछा गया है इसके दहन से क्या बनता है। दहन मतलब आपने ऑक्सीजन में लिया इसको, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन कराई और बना क्या, MgO। एमजीओ। एमजीओ बना आपका यहाँ पर। और दूसरी बात, मैग्नीशियम क्या होता है, एक क्षारीय धातु, तो क्या होता है, क्षार बनता है। और एमजीओ क्या होता है, क्षार। समझ गए। तो एक क्षारीय धातु है, क्षार बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटने की बात हो रही है, मतलब धातु कैसी होनी चाहिए, मुलायम। मुलायम होनी चाहिए। मुलायम दो धातु होते हैं, एक होती है सोडियम और एक होती है पोटेशियम। तो इन दोनों को काटा जा सकता है। क्या ऑप्शन में इन दोनों में से कोई दिख रहे हैं। तो सोडियम दिख रही है, ऑप्शन सोडियम सही है। लिथियम नहीं, लिथियम कैसी होती है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा है सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी कौन सी होती है, सबसे भारी होती है ऑस्मियम। ठीक है ना, ऑस्मियम होती है जो सबसे भारी होती है। ठीक है। कैल्शियम नहीं, सभी हो ही नहीं सकता, तो केवल सोडियम और पोटेशियम ही है जिन्हें की काटा जा सकता है, इन दोनों को। ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आभूषण बनने वाला सोना कैसा होता है। आपको कैरेट के अनुसार देखना पड़ता है। जो सोना होता है, अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर सोना होता है 24 कैरेट का। लेकिन अगर आप 24 कैरेट के सोने का इस्तेमाल करते हो तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात। अगर आप आभूषण बना रहे हो, आपको कई जगह पर टांके लगाने होंगे, है ना, जोड़ना होगा उन्हें, तो आप कैसे जोड़ोगे, सोने से आप जोड़ नहीं सकते अगर आप 24 कैरेट का सोना लोगे तो ऐसी कंडीशन में हम गोल्ड के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, कॉपर। ठीक है। अब कॉपर की मात्रा पर डिपेंड करता है कि सोना कितने कैरेट का हुआ। अगर कॉपर की मात्रा 4 मिलाई जाती है, 4 कैरेट, तो सोना 20 कैरेट का हो जाएगा। अगर सोना 22 है तो कॉपर की मात्रा मिलाई जाएगी 2 कैरेट। समझ में आ रही है बात। तो अगर देखा जाए तो साधारण तौर से यहाँ पर क्या होता है, 22 कैरेट के ही आभूषण बनाए जाते हैं। कई जगह पर आपको 20 कैरेट के भी मिलेंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है आभूषण बनाने का, वो 22 कैरेट का रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के। सिल्वर और कॉपर, मतलब सिल्वर आपसे पूछा गया और कॉपर आपसे पूछा गया है ना। ये कैसे होते हैं, दोनों ही, पहली बात तो दोनों ही मेटल हैं। ठीक है ना, मेटल है दोनों को दोनों। आपसे पूछा गया है कैसे होते हैं ऊष्मा की, ये चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, कम चालक होते हैं, अचालक होते हैं, या सबसे अच्छे कुचालक होते हैं। तो क्या कुचालक होते हैं, नहीं, सबसे अच्छे चालक होते हैं। जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर सबसे, और कॉपर दोनों ही सबसे अच्छे चालक होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक चालक की बात करो, विद्युत चालक की बात करो, तो सिल्वर पहले नंबर पर आता है और उससे जस्ट बाद आता है कॉपर। समझ में आ रही है बात। तो एक अच्छे चालक होते हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर किस चीज की बात की गई है, धातु की, मतलब मेटल की बात की गई है। और एक होती है नॉन मेटल। ठीक है ना, आपसे यहाँ की गई है मेटल की बात। कौन द्रव अवस्था में आते हैं, तो मेटल में आपको याद रखना है क्या, मरकरी। ठीक है, मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, बाकी ये सॉलिड होती है, ये भी सॉलिड होती है। और अगर आप नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल में कौन होती है द्रव अवस्था में, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में ही होती है। और एक और होती है पैलेडियम, ये भी क्या होती है, लिक्विड ही होती है। लेकिन आपको
कमेंट में ये बताना है कि ये मेटल होती है या नॉन मेटल होती है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से, और हाँ एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पर जो मरकरी होती है ना, देखो वैसे इस टॉपिक का नहीं है लेकिन आप लोग याद रखना, मरकरी के बारे में एक और चीज आप जान लो कि मरकरी ऐसी चीज होती है जिसमें कि ऊष्मा का चालन विधि द्वारा स्थानांतरण होता है। समझ में आ रही है बात? अगर आमतौर पर देखा जाए लिक्विड में, अगर आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड में जो ऊष्मा का चालन होता है ना, ऊष्मा चालन कौन सी विधि के द्वारा? संवहन। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करो तो मरकरी में कौन सी विधि के द्वारा होता है? चालन। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन क्या होता है? केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा मिट्टी का तेल। ये कैसा होता है? ये एक पेट्रोलियम ही होता है, पेट्रोलियम। ठीक है ना, ये एक पेट्रोलियम ही होता है, पेट्रोलियम पदार्थ। तो केरोसिन में किसे रखा जाता है? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, या इन सभी को? सही आंसर है सोडियम। लेकिन वजह ये है कि सोडियम को क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में? तो इसका जो रीजन है वो है अतिक्रियाशील। ठीक है, अगर आप सोडियम को वायु में रखोगे ना इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा? ये जल जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं जलती है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सोडियम आग पकड़ सकता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और केवल सोडियम को ही नहीं, पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर सोडियम का ही पूछा जाता है। ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखना है पोटेशियम भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, और पोटेशियम के अलावा एक और चीज है जिसको रखा जाता है, क्या रखा जाता है? फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? व्हाइट, व्हाइट फास्फोरस को। इसको किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है व्हाइट फास्फोरस को। सेम चीज जलने लगता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? पानी में डुबो लो, आ गया क्वेश्चन, पानी में डुबो कर रखने की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या आयोडीन। तो सही आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, श्वेत फास्फोरस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप इसे P4 की तरह दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। कैसा होता है? ज्वलनशील, और वो भी बहुत ऊंचे लेवल का। सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जलने लगता है। इसके अलावा जो श्वेत फास्फोरस होता है ना, वो जहरीला भी होता है। कैसा होता है? जहरीला। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो श्वेत फास्फोरस के बारे में, जो कि कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखना है, ये एक अच्छा एलोट्रोपिक होता है। जो श्वेत फास्फोरस है ना, एक अच्छा एलोट्रोपिक की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? तार, तार की बात की जा रही है। तार के रूप में कौन सी धातु निम्न में से उपलब्ध होती है, आपको ये बताना है। देखिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। कैल्शियम, क्या कैल्शियम को तार के रूप में मिलता है? आप इससे तार बना सकते हो? नहीं। मैग्नीशियम से नहीं बना सकते। लेड से बिल्कुल नहीं बना सकते। लेड तो बहुत ज्यादा स्थायी होता है, इससे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा ही नहीं सकते। करंट तो आप भूल ही जाओ, करंट तो आप प्रवाहित कर ही नहीं सकते हो। तो सही आंसर क्या हो गया? कॉपर। ठीक है, कॉपर की कितनी होती है परमाणु संख्या? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? एक होता है संयोजी कोष में। ओके, अगला क्वेश्चन, भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नांकित में से कौन है? स्वतंत्र अवस्था की बात की जा रही है। स्वतंत्र अवस्था मतलब जो क्रिया नहीं करती। कैसी? जो क्रिया नहीं, या बहुत कम, बहुत कम क्रियाशील होती है।
तो इनमें से कौन सी होती है आपको बताना है क्या? सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक, इनमें से कौन सी? देखिए, जिंक पूरी तरह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जिंक भी संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। एल्यूमिनियम भी संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। मैग्नीशियम भी संयुक्त अवस्था में ही होता है ना? लेकिन सिल्वर होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में होता है, लेकिन इसका एक कहने चाहिए अयस्क फॉर्म में मिल जाता है कभी कभी, और उसको क्या बोलते हैं? मोनाजाइट। ठीक है, याद रखना है। नहीं, मोनाजाइट तो थोरियम का होता है। ठीक है, इसका अर्जेंटाइट। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है? आपको अधातु यहाँ पर बताना है। अधातु मतलब पी ब्लॉक के तत्वों की बात की जा रही है। क्या कोबाल्ट पी ब्लॉक में आता है? नहीं, ये डी ब्लॉक में आता है। हाइड्रोजन की आपसे बात की जा रही है, लोहा, सोना, इन सब चीजों की आपसे बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रखते अपन एस ब्लॉक में है, रखते एस ब्लॉक में, लेकिन ये है अधातु। आप इसे, हाइड्रोजन को आप फर्स्ट वर्ग में भी रख सकते हो और आप 18th वर्ग में भी रख सकते हो। आप दोनों में रख सकते हो, ये एक अधातु की तरह बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टिन के मिश्र धातु की यहाँ पर बात की जा रही है। तांबा, कॉपर, और टिन के मिश्र धातु की बात की जा रही है। ठीक है। अब देखिए, टिन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 50। तांबा का कितना होता है? 29। अब इन दोनों की अगर आप मिश्र धातु की बात करते हो, तो मिश्र धातु में आपके पास चारों ऑप्शन है: पीतल, ड्यूरालू ड्यूरालुमिन, कांसा या सोल्डर। इनमें से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर है कांसा। ठीक है ना, ये आप सभी को पता होगा। जैसे कांसे को भी आप जानते होगे और सोल्डर को भी आप, मेरा मानना है, आपको पता होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको इस तरह से याद करने करने हैं कि जो कांसा होता है ना, कांसा में कॉपर और टिन का परसेंट कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप याद करना, कॉपर का परसेंट होता है 78%, और टिन का कितना बचा? 22%। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 100%। समझ गए? इस तरह से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु की बात की? अगर वो धातु पूछते तो पारा आ जाता। एल्यूमिनियम नहीं होता। ब्रोमीन, बिल्कुल ब्रोमीन द्रव अवस्था में ही होता है, तो ऑप्शन सी सही है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु से क्या बनाया जाता है? सीसा और टिन की मिश्र धातु से क्या बनाया जाता है? इन दोनों से क्या बनाते हैं? इन दोनों से हम बनाते हैं सोल्डर। ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है परसेंट की। ठीक है, दोनों का परमाणु क्रमांक मैं आपको बता चुका हूँ, इसका 82 होता है और इसका होता है 50। ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है परसेंट की कि कितना परसेंट। तो अगर आप टिन को देखो तो टिन का उपयोग किया जाता है करीब 60% तक, और बचा हुआ कितना होता है? लेड। लेड का बचा हुआ 39% लेड होता है, और 1% होती है अन्य। ठीक है ना, 1% अन्य उपयोग में लाई जाती है। इस तरह से टोटल 100% होता है। आपको याद रखना है, सीसा और टिन दोनों चीजें, पहली बात तो सोल्डर में इस्तेमाल की जाती है सीसा और टिन, और दूसरा परसेंट आपको याद रखना है कि टिन का 60% इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? अपरूप, देखिए कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कई होते हैं, लेकिन आपको मेनली 3 अपरूप याद करने हैं। कौन सा? एक तो आपको करना है हीरा याद, दूसरा आपको करना है ग्रेफाइट याद, और तीसरा आपको करना है फ्लोरीन याद। ठीक है ना, ये तीनों आपको याद करने हैं। हीरे की अगर हम बात करें तो संकरण कैसा होता है? हीरे में sp3, ग्रेफाइट में कैसा होता है? sp2, और इसमें आपको निकालना है, और इसको हम C60 से, मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है
फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 60। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। ओके। आपसे लेकिन पूछा गया सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है, तो सबसे अधिक कठोर होता है हीरा। ग्रेफाइट नहीं होता, कोयला नहीं होता, काजल नहीं होता, हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है प्रकृति में जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कॉपर को आपने वायु में जलाया, यहाँ पर आपने रखा कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या बनेगा आप ही बताइए। कॉपर को अगर आप, मैंने इस तरह की कई रिएक्शन आपको करवाई हैं, अगर आप कॉपर को वायु में जलाओगे तो इसकी क्या होती है, इसकी संयोजकता होती है +2, ऑक्सीजन पर क्या होती है -2, तो क्या बनेगा CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और आगे जो भी होगा वो निकल जाएगा हीट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है, सिलिका, सिलिका यहाँ पर आपसे बात की गई, सिलिका SI क्या होती है, आपको ये बताना है। क्या ये उपधातु होती है, पहले तो आप ब्लॉक देखो किस में आता है सिलिका, सिलिका आता है P ब्लॉक में। और उपधातु किस ब्लॉक में आते हैं, उपधातु होते हैं कई, होते हैं उपधातु, अगर मैं आपको बताऊं चौथे और पांचवें आवर्त को मेनली उपधातु में लिया जाता है। ठीक है ना, जो पी ब्लॉक होता है ना, चौथा और पांचवा आवर्त होता है, उसमें उसके कुछ तत्व उपधातु के तौर पर काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के नीचे होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सब होते हैं ना, तो टेलेनियम और सेलेनियम ये उपधातु की तरह कार्य करते हैं। और जो पोलोनियम होता है वो होता है रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है ना, आपसे यहाँ पूछा गया है सिलिका क्या है, तो आपको बताना है क्या उपधातु है, धातु है, अधातु है, या इनमें से कोई नहीं, तो उपधातु है। ठीक है, सिलिका कौन से आवर्त में आती है, क्या आप ये जानते हैं, सिलिका सिलिकॉन का आपको परमाणु क्रमांक पता है, 14। 14 मतलब 2, 8, 4, समझ गए। और ये अर्धचालक की तरह काम करती है। अब हम देखते हैं धातुओं को पीटकर पत्थर, पत्थर मतलब जैसे मान लीजिए ये है कोई धातु, ठीक है, आपने इसको हैमर से खूब पीटा, खूब पीटा आपने बार बार हैमर से, तो ये बिल्कुल चपटी हो जाती है, इस तरह से चपटी हो जाएगी ये। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पत्थर की तरह, तो इसे आप क्या बोलोगे, कठोरता बोलोगे, चालकता, सक्रियता, या आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता बोलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद मतलब पारा मरकरी है, तो इसे क्या कहते हैं, पारद मिश्र धातु, आयरन, अमालगम, या जिंक मिश्र धातु, अमालगम कहते हैं। देखो आपको याद रखना है, जिस चीज में भी Hg मिल जाएगा वहां पर अमलगम बन जाता है। Hg के मिलने के बाद जो बनता है उसे हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है ना, उस यौगिक को ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, और अधातु कभी भी अमलगम नहीं बनाते, ये भी आप याद रखना। जो अधातु होते हैं ना, अधातु अमलगम नहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ धातु ही बनाते हैं, ये याद रखना, सिर्फ धातु ही अमलगम बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा फेमस अभिक्रिया है, 69 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको आनी ही चाहिए। लोहे पर जब आप भाप को ले जाओगे, आयरन पर जब आप H2O को ले जाते हो, भाप भी तो जली होती है, इसका क्या होता है, इसका +2, इधर पर अगर आप देखो तो H और OH में टूटता है, माइनस और प्लस, तो यहाँ से क्या बनेगा, FeO निकलता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इस तरह से होगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो क्या बना, हाइड्रोजन। ठीक है, जब आप किसी जल में अभिक्रिया करवाओगे ना तो HOH होता है, लेकिन यहाँ पर +2 है, ऑक्सीजन की भी -2, इसकी +1,
तो यहाँ पर FeO बन जाएगा। ठीक है, इससे संतुलित करेंगे हम, इससे ऑक्सीजन से ये संतुलित होगा। और H2। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आपका? हाइड्रोजन निकलती है। रिएक्शन करवानी है आप। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं है, नहीं वाला बताना है। किसमें? कार्बनिक यौगिक। जल में विलेयता, क्या कार्बनिक यौगिक जल में विलेयता दर्शाते हैं? नहीं दर्शाते। निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या सभी? आपको सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। ठीक है ना, हमने पहले ही बता दिया था। तो क्या होता है, एक आप बिल्कुल की पॉइंट याद रखो कि जो कार्बनिक विलेय होते हैं ना, वो कार्बनिक विलायक में ही घुलेंगे, है ना। 99% केस में ऐसा होता है कि अगर कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे ये है, कार्बनिक यौगिक हैं, तो कार्बनिक विलायक भी होना चाहिए आपके पास। कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक में ही घुलते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ पे विद्युत के सुचालक की बात की है। सुचालक मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेटल कि नॉन मेटल? बताओ। नॉन मेटल नहीं, मेटल सुचालक होते हैं विद्युत के, केवल मेटल। अब यहाँ पर देखो, एथेनॉल नहीं होगा, हीरा नहीं होगा, एल्कीन नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट क्यों होगा? ग्रेफाइट अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें संकरण होता है sp2। और ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट होता है एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन अपर रूप है। लेकिन ग्रेफाइट में क्यों होती है? देखो, ग्रेफाइट की जो लेयर होती है ना, इस तरह से होती है। एक लेयर हो गई, उसके नीचे पे दूसरी होती है, उसके नीचे पे तीसरी, नीचे पे चौथी। तो जो ये लेयर है ना, अब इन लेयर के बीच में जो ये वाली जगह है, लेयर के बीच में, ये एक दूसरे के ऊपर खिसकते रहते हैं। ये लेयर है, लेयर फॉर्म में होता है। ये जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती है। तो खिसकने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये चालकता शो कर देते हैं। ये वाले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चालकता शो कर देते हैं एक दूसरे फिसलने के कारण। समझ गए? इसलिए ग्रेफाइट में चालकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप की बात आपसे की गई। हीरा, फ्लोरीन व ग्रेफाइट, सभी बिल्कुल सही। फ्लोरीन के बारे में अभी हमने बात की थी, जस्ट 5 मिनट पहले। अभी अभी तो देखो, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन फ्लोरीन के बारे में मैं